म्यूट हो। सर माइक म्यूट है। सर माइक खोल लो। चलो, कैसे हो प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे क्योंकि आपका पेपर बहुत नजदीक है। आज शायद उसका कुछ अपडेट तो आया है जी, आज आया है कि नहीं? जनवरी में सर 2022 आई थिंक आज आया, मैं देखा तो था बट मैंने उसको पूरा खोला नहीं, देखते चेक करते हैं। चलो आया है, चलो जनवरी से रजिस्ट्रेशन है ना। स्टार्ट करें। कल की क्लास में हम थोड़ा सा पढ़ रहे थे, एक क्वेश्चन जैसा उसके ऊपर चर्चा करेंगे बट उसमें 5 मिनट का रिव्यू है। इट्स ऑल अबाउट द लास्ट क्लास के हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। कल की क्लास में सबसे पहले हमने एक बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस किया था, वो था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सिंपल पेंडुलम क्लॉक, है ना। पेंडुलम क्लॉक के ऊपर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पेंडुलम क्लॉक, है ना। ये मैंने कहा था अगर आपके पास एक ऐसा एल लेंथ का पेंडुलम है, ये पेंडुलम क्लॉक है, ऐसे से ऑसिलेट कर रही है, तो आपने कहा था इसका जो टाइम पीरियड होता है वो ओवर 2 पाई L/G। अगर आप इसका टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, ये टाइम पीरियड है स्मॉल टी, अब टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो लेंथ इंक्रीज होगी। क्या होगी? लेंथ इंक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। तो सीधी बात ध्यान रखनी है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्लॉक स्लो होगी। बात खत्म। क्लॉक क्या होगी? स्लो होगी। हर सेकंड क्लॉक स्लो हो रही है, क्लॉक क्या हो रही है? स्लो हो रही है, तो टाइम को क्या करेगी? लॉस करेगी। टाइम को क्या करेगी? लॉस करेगी। तो टाइम लॉस हुआ, तो टाइम लॉस पर सेकंड कितना होगा? 1/2 अल्फा डेल्टा टी। और अगर टेम्परेचर बेटा कम हुआ है तो क्लॉक फास्ट होगी। क्लॉक क्या होगी? फास्ट। तो टाइम गेन पर सेकंड कितना होगा? वो होगा 1/2 अल्फा डेल्टा टी, 1/2 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, इसके ऊपर हमारी कल की क्लास में चर्चा हो चुकी है और कई सारे क्वेश्चन मैंने कराए थे। दिस इज टाइम लॉस और टाइम गेन पर सेकंड 1/2 अल्फा डेल्टा टी, है ना। अगेन इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टाइम डेल्टा टी बाय टी, दिस इज 1/2 अल्फा डेल्टा टी। इसके ऊपर मैंने कल दो क्वेश्चन कराए थे, आई होप कि आपको क्लियर होगा। इसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको एक बहुत प्यारा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम और फ्लो। क्या पढ़ाया था? वॉल्यूम और फ्लो। वॉल्यूम और फ्लो पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार वापस से कहना चाहूंगा कि गामा गैस सबसे ज्यादा, उसके बाद गामा एल, ये गैसेस के लिए है। गामा इज द कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ cubical expansion, it is a coefficient of cubical expansion, जो कि गैसेस के लिए सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद लिक्विड और फिर सॉलिड का नंबर आता है। बात समझ में आई? ये वैसे तो कल की क्लास में हो चुका है और कल मैंने बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। आज उस कॉन्सेप्ट को हम और थोड़ा सा आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपके पास एक कंटेनर है। क्या है? कंटेनर है, किसी भी मेटल का बना हुआ है। ये आपका एक कंटेनर है। क्या है? ये आपका कंटेनर है और ये लबालब भरा हुआ है। कैसे? लबालब भरा हुआ, मतलब जितना कंटेनर का वॉल्यूम हो उतने ही इसके अंदर जो लिक्विड भरा है उसका वॉल्यूम। ये मान लो इसके अंदर दूध भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? अभी तो हमने इसको लिक्विड बोल दिया,
वो भरा हुआ है, उसका कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन हमने क्या मान लिया, गामा एल मान लिया, इसका क्या मान लिया हम, गामा एस मान लेते हैं। अगर ये कंटेनर है तो इसको मैं सी कह दूं, कोई दिक्कत, गामा सी कंटेनर है ना। तो अब ये पूरा सिस्टम में है, ये कंटेनर और इस कंटेनर के अंदर भरा हुआ लिक्विड, ये पूरा इस सिस्टम की टेंपरेचर पे, अगर आप टेंपरेचर को इंक्रीज करते हो, इफ टेंपरेचर इंक्रीजेस बाय डेल्टा टी, इफ टेंपरेचर इंक्रीजेस बाय डेल्टा टी, तो ये जो कंटेनर है इसका भी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, साथ साथ उसके अंदर जो भरा हुआ लिक्विड है वो भी क्या करेगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। कंटेनर का फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, V फाइनल ऑफ कंटेनर। तो आपने कहा कंटेनर की हम बात कर रहे हैं, कंटेनर का फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, आपने कहा V * 1 + गामा C डेल्टा T, और लिक्विड का जो इसके अंदर लिक्विड है उसका फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, आपने कहा V + 1 + गामा L डेल्टा T। अब बेटा ये गामा L का वैल्यू ज्यादा है गामा S से, तो आपको पता है लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा किससे, कंटेनर से, किससे, कंटेनर से। अब अगर लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा है और कंटेनर का वॉल्यूम कम रहा तो लिक्विड क्या करेगा, ओवरफ्लो करेगा, क्या करेगा, ओवरफ्लो करेगा, ठीक है। अब वो ओवरफ्लो कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ ओवरफ्लो जितना बाहर निकला उसको हमने कहा था V गामा L माइनस गामा C इनटू डेल्टा T, ये फॉर्मूला आया था। ये गामा L माइनस गामा C, इसी को कहते थे गामा अपैरेंट, गामा V गामा अपैरेंट इनटू डेल्टा T, ये आया था। यहां तक हम इसके ऊपर चर्चा कर चुके थे, एक क्वेश्चन भी दिया था, उस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम इस चर्चा को थोड़ी सी और आगे बढ़ा लेते हैं। इतना सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, ऑनलाइन ऑफलाइन सबको क्लियर है। अब देखो जरा, पूरी कहानी समझ में आई अब देखो इसी कहानी के नीचे हम एक छोटा सा पॉइंट और बना के लिखते हैं। कहानी तो वही है, आपका ये वही कंटेनर है, ये आपका कंटेनर है जो कि एकदम कैसे भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। अभी इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना मान लिया हमने, V मान लिया, क्या मान लिया प्यारे बच्चों, V मान लिया। ये कंटेनर है, इसकी डेंसिटी को हमने गामा C मान लिया। कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन कितना है इसका, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन कितना है इसका, गामा C। कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन कितना है, गामा C। और ये इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर एक लिक्विड है और इसका कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन कितना है, गामा L। इसका टेंपरेचर अभी T है, इसका टेंपरेचर कितना है, T है। इसको आपने इंक्रीज किया, इंक्रीजेस बाय डेल्टा T। इस पूरे सिस्टम का टेंपरेचर क्या किया, इंक्रीज किया बाय डेल्टा T। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे ये वॉल्यूम ओवरफ्लो हुआ। ये क्या हुआ, वॉल्यूम ओवरफ्लो हुआ। ये वॉल्यूम ओवरफ्लो हुआ, नीचे आपने एक वेग मशीन लगा दी, क्या लगा दी, वेग मशीन। यहां आपने क्या लगा दी, ये वेग मशीन। अब ये वॉल्यूम इसके ऊपर नीचे आएगा, ये जो ओवरफ्लो होगा तो ये ओवरफ्लो होके कहां आएगा, नीचे। वेग मशीन की रीडिंग क्या होगी, वेग मशीन की रीडिंग क्या होगी, बच्चे को पता है वेग मशीन किसकी रीडिंग देती है, नॉर्मल रिएक्शन की रीडिंग देती है। किसकी देती है, नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है उसकी रीडिंग देती है। स्प्रिंग बैलेंस किसकी रीडिंग देता है, टेंशन की देता है। वेग मशीन किसकी देती है, नॉर्मल रिएक्शन की देती है। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, जनरली mg होगा, बस। m क्या होगा, m मास है, मास क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू g इनटू। अब देखो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जो ओवरफ्लो हुआ है, वॉल्यूम जो ओवरफ्लो हुआ, डेंसिटी लिक्विड की, डेंसिटी किसकी, लिक्विड तो बाहर आ रहा है, थोड़ी ना कंटेनर निकल के बाहर आ रहा है, कंटेनर निकल रहा है क्या, वो तो नहीं निकल रहा, वॉल्यूम भी बाहर निकल रहा है, इनटू g इनटू ये क्या आ जाएगा,
नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। वॉल्यूम ओवरफ्लो कितना हुआ? वॉल्यूम ओवरफ्लो वो आपने कहा सर वो हो गया V इनटू गामा L माइनस गामा। रिकॉर्डिंग मुझे नहीं पता Recording in progress. अब तो आधा छूट गया। चलो कोई ना। तो ये गामा L माइनस गामा C इनटू डेल्टा T ये क्या हुआ? वॉल्यूम ओवरफ्लो। अच्छा ये डेंसिटी रो L है। ये क्या है? डेंसिटी रो L। सीधा सीधा रो L इनटू नहीं मैं सीधा लिख दूं रो L। कोई दिक्कत हो जाएगी भैया। टेंपरेचर बढ़ा तो डेंसिटी के ऊपर भी तो फर्क आएगा। अब जो डेंसिटी आप लिखोगे वो डेंसिटी रो L नहीं आएगी। टेंपरेचर बढ़ाया तो जाहिर सी बात है उस टेंपरेचर का इफेक्ट डेंसिटी के ऊपर भी आएगा। डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो डेंसिटी क्या हो गया? मान लो रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी बोलना पड़ेगा। आया ना? सीधा फॉर्मूला डायरेक्ट है। आया ना? इनटू ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है। ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है। वेग मशीन लगाई। वेग मशीन की जो रीडिंग होगी ये देखो। ये आपका इस तरह का सेटअप है। मैं आपको वापस से बता रहा हूँ। एक कंटेनर है। कंटेनर के अंदर लबालब लिक्विड भरा हुआ है। जितना कंटेनर का वॉल्यूम है उतना ही उसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है। आपने पूरे सिस्टम को हीटेड किया। आपने उसका टेंपरेचर इंक्रीज किया बाय द अमाउंट ऑफ डेल्टा टी। इफ यू इंक्रीज द टेंपरेचर ऑफ द सिस्टम बाय द डेल्टा टी तो यहां से लिक्विड ओवरफ्लो करेगा। लिक्विड क्या करेगा? ओवरफ्लो करेगा। ओवरफ्लो करके नीचे गिरेगा। नीचे आपने लगा दी वेग मशीन। नीचे इसके ऊपर मास आया। यहां आपने कहा ये नीचे आ गया। इसका मास आपने बोल दिया m है। तो इसकी वेग मशीन की रीडिंग क्या होगी? नॉर्मल रिएक्शन की रीडिंग के बराबर होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया? mg। मास तो आपने कहा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास को क्या कहा आपने? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कौन सा आएगा यहाँ पे? ओवरफ्लो कितना होगा? वॉल्यूम कौन सा आएगा? कितना वॉल्यूम ओवरफ्लो हुआ वो वॉल्यूम आएगा। V इनटू गामा L माइनस गामा C इनटू डेल्टा T। लेकिन सीधे डेंसिटी को आप एज इट इज यूज नहीं कर सकते हो। डेंसिटी में भी लेकिन कॉन्सेप्ट लगेगा। रो 1 प्लस गामा। गामा किसका आएगा? लिक्विड का आएगा कि सॉलिड का कंटेनर का आएगा? लिक्विड का ही आएगा। किसका आएगा? लिक्विड का आएगा इनटू G। ये आपका फाइनल आंसर है। दिस इज हाउ यू हैव टू गिव द रीडिंग ऑफ द वेग मशीन। ये गामा L आएगा इनटू डेल्टा T। बात समझ में आई? बात समझ में आई? दिस इज द रीडिंग ऑफ वेग मशीन। अब इसको आप पूरा लिख लीजिए। क्या सब बच्चों को क्लियर है ये? चलो एक बार बता दो। क्या कह रहे हो? एक बार और बता दो। अरे यार सब और टाइम में डिग्री होगा तो लिक्विड या लिक्विड ज्यादा तो जगह खाली चाहिए। केस मतलब इस तरह का बनता है कि वेग मशीन की रीडिंग पूछते हैं वो जर्नलिस्ट। अब वेग मशीन की रीडिंग पूछेंगे। वेग मशीन की रीडिंग पूछेंगे तो आप जनरली बोलोगे वेग मशीन तो नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करता है। नॉर्मल रिएक्शन पूछेगा मास। मास क्या होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कौन सा लेंगे आप? जो ओवरफ्लो हुआ है। डेंसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है? डेंसिटी फिर T टेंपरेचर पे लोगे। उस टेंपरेचर पे जनरली नहीं, उस पर्टिकुलर टेंपरेचर पे डेंसिटी क्या है उसको लोगे आप। बात समझ में आई पूरी? क्या अभी भी दिक्कत है? किसी को ऐसा लग रहा है कि दोबारा बताना चाहिए? जी सर। बुड्डू कह गए। हाँ यस सर। सर ये फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? क्या कह रहे हो बेटा? सर ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। अभी तो ऐसे कॉन्सेप्ट बताया है। ग्रुप में इसके नोट्स आ गए क्या? ग्रुप में नोट्स डाल दिए थे ना मैंने कल? जी सर आ गए। सर
एक बार वापस से समझा देता हूँ, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो कॉन्सेप्ट क्या कह रहे हो? हाँ, रफ नहीं कर रहा। कॉन्सेप्ट ये था कि आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर किसी भी मटेरियल का बना हुआ है। जी, वॉल्यूम डेंसिटी की बात क्या लगाए लास्ट में वॉल्यूम इनटू डेंसिटी जी लिखा हुआ है नीचे 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 उसके आगे जी है हाँ। भाई। बुद्धि मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखेंगे, जी नहीं है। मास को क्या लिखेंगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। जी तो नॉर्मल रिएक्शन की रीडिंग है, मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखा। मास मास है, मास को हमने क्या लिख दिया? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख दिया। मास का, ठीक है। दोबारा से समझा देता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो। वैसे इतना कोई मुश्किल चीज है नहीं। एक कंटेनर है, कंटेनर एकदम लबालब भरा हुआ है, मतलब जितना कंटेनर का वॉल्यूम है इनिशियली, उतना ही उसके अंदर भरे हुए लिक्विड का वॉल्यूम है। लिक्विड की जो कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन गामा एल है, कंटेनर का कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन गामा सी है। अगर आप इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, सुन लीजिए वापस ध्यान से, अगर आप इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो बाय द अमाउंट ऑफ डेल्टा टी, तो क्या होगा? ये कंटेनर का भी वॉल्यूम एक्सपांड होगा और लिक्विड का भी वॉल्यूम एक्सपांड होगा। लेकिन लिक्विड का जो वॉल्यूम है, इसका एक्सपांशन कंटेनर के एक्सपांशन से कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि गामा एल का वैल्यू क्या होता है? गामा सी से ज्यादा होता है। इट इज द कोफिशिएंट ऑफ cubical expansion of container जो भी किसी मटेरियल का बना हुआ है, सॉलिड मटेरियल का बना हुआ है। इट इज द कोफिशिएंट ऑफ cubical expansion of liquid। तो गामा एल का वैल्यू ज्यादा है, गामा एल का वैल्यू ज्यादा होगा तो लिक्विड का वॉल्यूम फाइनली ज्यादा हो जाएगा एट डेल्टा टी। अगर ये वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ये वॉल्यूम इसमें से बाहर निकलेगा, क्योंकि ये लबालब भरा हुआ है। कैसे भरा हुआ है? लबालब एकदम लेवल तक है। जैसे थोड़ा सा ज्यादा होगा तुरंत नीचे बाहर आ जाएगा, बाहर होके नीचे आएगा तो नीचे आपने क्या लगा रखी है? वेग मशीन लगा रखी है, वेग मशीन। हो गया? हेलो क्लास 9 क्लास में है, नीचे आपने वेग मशीन लगा रखी है, तो वेग मशीन की रीडिंग पूछेगा। तो वेग मशीन की रीडिंग वही होती है जो नॉर्मल रिएक्शन को वेग मशीन जनरली रीड करती है। जितना नॉर्मल रिएक्शन होगा वेग मशीन के ऊपर, वो उसकी रीडिंग है ना। और वेग मशीन इन टर्म्स ऑफ केजी पूछे तो डिवाइडेड बाय जी कर देना नॉर्मल रिएक्शन से। मास कितना है? नॉर्मल रिएक्शन होगा, बच्चे को पता है mg। ये कितना नॉर्मल रिएक्शन होगा? mg। m क्या है? मास। मास को आपने लिखा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना आएगा? जो वॉल्यूम ओवरफ्लो के बाहर ओवरफ्लो होके इसके अंदर आया वही वॉल्यूम होगा। और वो ओवरफ्लो वाला वॉल्यूम कितना है? v इनटू गामा l माइनस गामा c इनटू डेल्टा t। डेंसिटी फाइनल टेंपरेचर जब डेल्टा t हो गया उसके बाद वो कितनी होगी? रो अपॉन 1 प्लस गामा एट डेल्टा टी। मैं आपको पहले बता चुका हूं वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टेंपरेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगी, तो गामा अपॉन 1 प्लस गामा एट डेल्टा टी और जी एच जी। तो ये आपका पूरा फार्मूला क्लियर। इसमें कोई दिक्कत? अब इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। अभी भी कोई दिक्कत है क्या? हो सर ये गामा एल है ना, रो एल नहीं है ना? क्या कह रहे हो? सर डेल टी रो जी बाय 1 प्लस गामा एल डेल टी में ये रो है ना? रो कहां से आ गया पागल? ये गामा नहीं दिख रहा? अरे इसके ऊपर डेल रो जी है ना? क्या होगा? ये फाइनल आपको नहीं पता, ये गामा एल का रो एल का वैल्यू क्या आएगा? ये डेंसिटी है, टी टेंपरेचर पे आएगी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, पा जाओ, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ वही पूछ रहा। डेंसिटी है टी टेंपरेचर पे, तो टी टेंपरेचर पे डेंसिटी का फॉर्मूला रख दो।
और किसी को दिक्कत? एक और कॉन्सेप्ट आता है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल से। ये मतलब एक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सिंपल पेंडुलम देख लिया। वेट थर्मोमीटर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हम? वेट थर्मोमीटर। यहाँ से आप डेल्टा टी का भी वैल्यू निकाल सकते हो। डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर कितना हुआ। इस केस में क्या करता है वो डेल्टा टी दे देगा। डेल्टा टी दे देगा तो डेल्टा एम पूछ लेगा कितना मास आया। तो कुछ भी दे सकता है यहाँ से। कभी कभी डेल्टा टी पूछ लेता है, कभी कभी डेल्टा एम पूछ लेता है। दूसरा आता है वेरिएशन। या फिर आप ऐसा कह सकते हो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बॉइल्ड फोर्स। ये भी कई बार पूछा गया है। जो चीजें आपसे पूछी गई हैं उन्हीं के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बॉइल्ड फोर्स। सबसे पहले तो ये देखो कि बॉइल्ड फोर्स क्या होता है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, नहीं कोई बात नहीं। 11th में भी आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर बॉइल्ड फोर्स क्या होता है। तो अगर हम बॉइल्ड फोर्स के ऊपर चर्चा करें तो सीधे सीधे शब्दों में कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा। व्हेनेवर अ बॉडी इज पार्शियली और कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड। जब भी आप किसी बॉडी को पार्शियली या कंप्लीटली सबमर्ज करते हो एक लिक्विड के अंदर, it experience a vertical upward force. That vertical upward force acting on a body that we called as upthrust or buoyant force. उसी को हम क्या कहते हैं? buoyant force कहते हैं। और इस buoyant force के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट किया था आर्किमिडीज ने। That principle we called as Archimedes principle। उन्होंने कहा था कि magnitude of this buoyant force is equal to the weight of the fluid displacement। weight of the fluid displacement। अगर buoyant force के ऊपर चर्चा करें तो चर्चा ये है भाई कि whenever a body is submerged in a liquid completely or partially, उससे मतलब नहीं आप किसी बॉडी को पानी की भरी हुई बाल्टी है और उस भरी हुई बाल्टी में आप अपने हाथ को इधर ऐसे पुश करो तो आप ऑटोमेटिकली फील करोगे कि आपके हाथ के ऊपर एक फोर्स लग रहा है। अगर पानी की भरी हुई बाल्टी में आप ऐसे हाथ को अंदर डालोगे तो आप ऐसा फील करोगे कि आपका ये जो हाथ है it is experiencing a vertical upward force। that vertical upward force we called as buoyant force। इसी vertical upward force को हम क्या कहते हैं? buoyant force कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ buoyancy पढ़ा होगा, लॉ ऑफ फ्लोटेशन आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो इधर देखो। buoyant force ये तो हमने कहा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? इसका जो मैग्नीट्यूड होता है प्यारे बच्चों ये होता है which is equal to the weight of fluid displacement। weight of fluid displacement। weight of fluid displacement कितना होगा? आपने कहा weight होता है mg। m को क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू g। तो डेंसिटी तो लिक्विड की और वॉल्यूम किसका? ऑब्जेक्ट का। वॉल्यूम किसका? ऑब्जेक्ट का। वॉल्यूम आता है ऑब्जेक्ट का। वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का जिसको डुबा रहे हैं और डेंसिटी उस लिक्विड की जिसमें आप उसको डुबो रहे हो। दिस इज द buoyant force। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज buoyant force। जब भी किसी भी बॉडी को आप लिक्विड के अंदर सबमर्ज करते हो, चाहे आपने बॉडी को कंप्लीटली सबमर्ज किया हो चाहे आपने बॉडी को पार्शियली सबमर्ज किया हो, तो बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स को एक्सपीरियंस करती है जिसे हम कहते हैं buoyant force, है ना? जिसे हम क्या कहते हैं? buoyant force। और अगर अभी भी आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो एक काम करना, नहीं बाल्टी लेना, मग होता है प्लास्टिक का, मग्गा नहीं मग होता है। मग्गा क्या है? तो मग को ऐसे जो बॉटम सरफेस है बॉटम से ऐसे डिप करना मग को हाथ से, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप अपने फोर्स को हटाना मग तुरंत ऊपर आएगा, मग तुरंत ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या लग रहा है? buoyant force लग रहा है। buoyant force लग रहा है। उसी buoyant force को जनरली हम थ्रस्ट भी कह देते हैं। इसके मैग्नीट्यूड को आर्किमिडीज ने कैलकुलेट किया था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल यहां से आप पढ़ते हो लॉ ऑफ फ्लोटेशन। कौन सी बॉडी कब डूबेगी, कब सिंक करेगी, कब फ्लोट करेगी। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो एग्जैक्टली इक्वल होता है कोई भी बॉडी उसके ऊपर कितना
कितना buoyant force लगेगा, और उस buoyant force का जो मैग्नीट्यूड होता है that is equal to the weight of the fluid. This weight यानी कि mg, m यहाँ आएगा ऑब्जेक्ट वॉल्यूम का रहेगा, डेंसिटी लिक्विड की रहेगी, ये आपका buoyant force होता है। अब ये buoyant force इससे मुझे मतलब नहीं है, मैं तो पढ़ रहा हूँ थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये buoyant force वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू द टेंपरेचर। ये buoyant force क्या करता है? वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू द टेंपरेचर। देखते हैं कैसे। पहले तो फटाफट इसको लिखिए, फिर हम इसका इफेक्ट देखेंगे ऑन इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन द buoyant force। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर अगर सॉलिड है तो सॉलिड समझ सकते हैं, और जो वाटर लिक्विड से वो उसमें कुछ नहीं लगेगा, बट उसमें भूल जाती है उसको फोर्स करना लगेगा। मैं ना तो डूबने की और फ्लोट करने की बात करता है, तो मैं तो सिर्फ उसका टेंपरेचर के साथ क्या वेरिएशन है ना वो डिस्कस करता हूं। डूबना अलग एक है लॉ ऑफ मोशन, उसको अभी आप जाओगे तो मैं समझा दूंगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो, वो तो उतना ही लगेगा। जैसे लोग मत को मौका रहे हैं जब को देखो कितना इसने क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा है जिसके ऊपर पूरी क्लास में तालियां हो जाएंगी। वाह, सलाम है तुम्हारी सोच को, इससे तुम जी एडवांस को क्रैक कर सकते हो। टेक्निकल बात तो ये कैसी बात है सर, एक बार देखने का लोहे का मग जगह, बस तुम बेटा ये रिलेशन लगाओ, लोहे का मग जगह वो मग्गा वो जगह इसको मग कह सकते हैं तो क्या उसको जग कह सकते हैं? और तुम्हारा फिजिक्स में दिमाग चल नहीं रहा वैसे तो ये ऐसे फालतू दिमाग पढ़ते तभी आते हैं तो मुझे होते आते दो लाइनें लिखनी थी, लिख ली तो देखो पूरी कहानी। अब सुनो, अब हमने पढ़ा buoyant force, तो हमने पढ़ लिया कि buoyant force जो बॉडी के ऊपर लगेगा वो हमने कहा v rho g लगेगा। कितना लगेगा? v rho g। v is the volume of object, volume of object, rho is the density of liquid, density of liquid, और g तो g है इसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लो टी टेम्परेचर पे इतना लगा, मान लेते एट टी टेम्परेचर, एट टेम्परेचर टी buoyant force आपका कितना लग रहा है? v rho g, v rho g। टेम्परेचर का डिपेंडेंसी देख रहा हूं, ये पूरा चैप्टर ही टेम्परेचर के रिगार्डिंग है, थर्मल है, थर्मल प्रॉपर्टी। टेम्परेचर से जी नहीं होगा तो जी लिखा तो है नहीं, वो वैल्यू 9.8 अरे वो तो होती है, बट क्यों जी वेरी नहीं करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर से बोल रहा सर, जी तो 9.8 नहीं लिखा, मैं जी को जी रहने दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा सर, मैं बोलता हूं आपके टेम्परेचर नहीं होगी तब 9.8 होती है। हाँ तो अगर ऊपर है से बैटरी की वैल्यू वेरी कर जाएगा तो नहीं होती है। अब समझ नहीं रहा, मैं समझ गया तुम्हारा कहना, पर मैं टेम्परेचर की रिगार्डिंग देख रहा हूँ, मैं उसका इफेक्ट, मैं उसका वेरिएशन टेम्परेचर से देख रहा हूँ, और टेम्परेचर से जी वेरी नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं सर्दियों में जी ज्यादा हो, वो पता है, बट मैं चेक कर रहा हूं जैसे सर आज के टेम्परेचर के 2000 मीटर पर चलेगा सर, जी की हाँ तो वैल्यू जी वेरी करेगा। सर बोल रहा हूं, हाँ जी वेरी करेगा, बच्चे को पता है जी इंटू हाइट क्या होगा, जी इंटू 1 माइनस 2 जब होगा डेप्थ में हो जाएगा जी इंटू 1 माइनस d अपॉन r। लेकिन हम सरफेस पे ऑब्जेक्ट को मान रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट है। आज से टेस्ट टी टेम्परेचर पे इतना buoyant force लगता है। सुनो कहानी क्या है, कहानी ये है, अगर इस टेम्परेचर को इंक्रीज करते, इफ दिस टेम्परेचर इज इंक्रीजेस बाय डेल्टा टी, कितना इंक्रीज किया तो क्या होगा? और टेम्परेचर बढ़ाया है तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा। डेंसिटी क्या होगा? कम हो जाएगा। तो ओवरऑल इसके ऊपर क्या फर्क पड़ा? इसके ऊपर बराबर रहेगा, सेम रहेगा, घटेगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आप, if the temperature is increases by delta t तो वॉल्यूम तो बढ़ा, डेंसिटी कम। तो ध्यान से देखते हैं, फाइनली अब आपने कहा कि सर अब f भी डैश हो गया, फाइनल वॉल्यूम को आपने बोला 1 प्लस गामा s, गामा s सॉलिड का है इनटू डेल्टा t। मैं ऐसा कह सकता हूं
डेंसिटी को आपने कहा ये हो जाएगा रो इंटू 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी, और ये क्या आ जाएगा जी। आपका ये आएगा पूरा टर्म रो वी जी, इसको मैंने इधर लिख लिया 1 प्लस गामा एस डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी। ये आपका अब बॉइल्ड फोर्स आया एट टी टेम्परेचर। डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने के बाद कितना बॉइल्ड फोर्स आएगा, तो ये तो आप इसको ऐसा कह सकते हो यार ये तो पहले वाला ही है, कब आएगा, तो ये तो आपका बॉइल्ड फोर्स एफ बी डैश इक्वल टू एफ बी ए पहले वाला है। ये वाली टर्म आ गई 1 प्लस गामा एस डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी। बेटा ये गामा एस क्या है, ये सॉलिड का है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है जिसको आप सबमर्ज कर रहे हो इनटू द लिक्विड वो ऑब्जेक्ट सॉलिड होगा, लिक्विड को लिक्विड में सबमर्ज नहीं करोगे। सॉलिड ऑब्जेक्ट है जो डूब रहा है, जो सिंक कर रहा है, जिसको आपने सबमर्ज किया, तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन गामा एस होगा, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड गामा एल होगा। लेकिन गामा एल का वैल्यू क्या है, ज्यादा किससे, गामा एस से, तो ये वाली टर्म ज्यादा हो गई, ये वाली टर्म कम रह गई, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एफ बी डैश लेस देन एफ। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना तो वॉइड फोर्स डिक्रीज होगा ऑन द इंक्रीज और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। बात समझ में आई, ठीक है। ये फॉर्मूला भी याद रखें और ये कॉन्सेप्ट भी याद रखें। बच्चों कोई दिक्कत हो तो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हो, किसी को भी कोई दिक्कत हो, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन में किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। सबको क्लियर है? अगर सबको क्लियर है तो प्लीज रेज योर हैंड। ऑनलाइन सो तो नहीं गए, सो भी सकते हैं, उसमें क्या है। नहीं कुछ लोग आगे उठा रफ करें, रफ करें। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है यहाँ से, हाँ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ये जनरली पूछ लिए जाते हैं। बेटिया डेंसिटी कम क्यों हो रही है, इसलिए कम हो रही है बेटी, डेंसिटी होता है बच्चे m/b, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। अगर आप ये T टेम्परेचर पे डेंसिटी है बेटा, दिस इज द डेंसिटी एट टेम्परेचर T। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो डेंसिटी फाइनल हो जाएगी m/b फाइनल, और बेटी b फाइनल जो होगा वो होगा b into 1 plus gamma delta t m/b, ये रो बन गया 1 upon gamma delta t, तो ये रो फाइनल है, यानी कि दिस इज रो डिवाइडेड बाय 1 plus gamma delta t। 1 प्लस है तो 1 से ज्यादा होगा, कुछ तो ज्यादा होगा, अल्टीमेटली इसका वैल्यू डिक्रीज होता है। बात समझ में आई? दिस इज द फाइनल डेंसिटी रो अपॉन 1 plus gamma delta t, और वॉल्यूम तो ये। क्लियर है बच्चे, आई बात समझ में? जिसको भी डाउट हो ना ऑनलाइन वो मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकता है, मैं पढ़ के उसको आंसर दे दूंगा। क्लियर है बेटा, आई बात समझ में? रफ कर दूं इसको, चलो अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं यहां से। रफ करें इस पूरे को, लिख लिया? यस सर। इलास्टिसिटी पढ़ी है क्या आप लोगों ने? इलास्टिसिटी नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा दिक्कत आएगा बट कोई ना, वी विल मैनेज। एक और छोटा सा हम टॉपिक ले लेते हैं। आपने बचपन में तो ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, एप्लीकेशन बताया होगा। बेटी फॉर्मूले में मल्टीपल में है तो क्या हुआ, एफ डी आपका ऐसा है ना बच्चे, बी रो जी,
तो बी टी टेम्परेचर पे फाइनल लेंगे हम, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी, रो क्या हो जाएगा रो अपॉन गामा डेल्टा टी। ये सॉलिड का वॉल्यूम है, ये लिक्विड की डेंसिटी है जी। तो इसको मैंने साथ में लिख लिया v रो g 1 प्लस गामा s डेल्टा t अपॉन 1 प्लस गामा l डेल्टा t। तो ये वाला टर्म तो पहला वाला एक पॉइंट फोर्स बन गया। अब ये जो टर्म है 1 प्लस गामा s डेल्टा t और ये जो टर्म है 1 प्लस गामा l डेल्टा t, ये गामा s है, ये गामा l है। गामा l का वैल्यू बेटा ज्यादा होता है, गामा l का वैल्यू ज्यादा होता है, ये वाली टर्म ज्यादा होगी, ये वाली टर्म कम होगी। तो ओवरऑल वैल्यू इसका f b डैश का जो वैल्यू है वो 1 से कम आएगा, यानी कि f b डैश बेटा डिक्रीज हो जाएगा f b से। अब क्लियर है? क्लियर है? टेंशन इन अ क्लैंप्ड वायर। क्लैंप्ड का मतलब क्या है? उसको हमने बांध रखा है। क्या कर रखा है? बांध रखा है। टेंशन की बात करते हैं। टेंशन कितना आएगा वायर के अंदर? मान लो आपके पास एक तार है और ये जो दो बिजली के खंभों से बंधा हुआ है, किससे बंधा हुआ है? बिजली के जो खंभे हैं इनसे एक तार बंधा हुआ है, ये वायर है। अभी इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ क्या है? लेंथ। और मतलब अब ये इस तरह से है कि जितनी इसकी लंबाई है उतना ही बंधा हुआ है, ना तो ये खिंच रहा ना ये सिकुड़ रहा। अभी इसमें टेंशन क्या है? 0, मतलब इट इज जस्ट टाइट। मतलब एक वायर है एज इट इज ऐसा ही, ना तो मैं उसको खींच रहा और ना ही मैं इसको कंप्रेस कर रहा। तो सुनो क्या होगा, अब ये टी टेम्परेचर पे है, अभी कितने टेम्परेचर पे है? टी टेम्परेचर पे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात। अब कोई कहानी हमारे पास, तो टेम्परेचर को या तो इंक्रीज करेंगे या फिर क्या करेंगे, अगर आप टेम्परेचर को ना बेटा इंक्रीज करते हो बाय डेल्टा टी, टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया बाय डेल्टा टी, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी लंबाई बढ़ेगी तो तार फैल जाएगा तो तार झूलने लग जाएगा। ऐसा आपने देखा होगा, लाइट के तार झूलते रहते सड़कों पे, है ना? लाइट के तार झूलते रहते, क्यों? क्योंकि वो गर्मी के दिनों में क्या है? फैल गए, क्या है रे? फैल गए, लंबाई बढ़ गई तो फैल गए, सेकंड आ गई। हाँ इतना दिमाग है, आप देखो एकदम साइंटिस्ट वाली बातें कर रहा है। तो आगे इसमें टेंशन आई क्या? नहीं आई, ढीला है तार तो लूज है, तार तो लूज है, तो टेंशन तो क्या रहा? 0 रहा। लेकिन मान लो अगर ऐसा होता, कैसा होता? ये तार एकदम बंधा हुआ है, इसकी लंबाई l है, इसकी लंबाई l है, तार बंधा हुआ है, लंबाई l है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा टेम्परेचर को इंक्रीज करने की बजाय टी टेम्परेचर पे है। अब अगर आपने इसका टेम्परेचर कम कर दिया होता, क्या कर दिया होता? टेम्परेचर को आपने डिक्रीज किया है। अगर टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो थर्मल एक्सपांशन होगा कि थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होगा? थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब ये चाहेगा कि मैं सिकुड़ूं, ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा, लेकिन ये बंधा हुआ है, ये तो क्या है? बंधा हुआ है। तो क्या ये, सुनो तो, ये बंधा हुआ है तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकता, इसमें टेंशन डेवलप होगा, ये इसको इधर लाएगा, इसको इधर लाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहेगा? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर ये खुला हुआ होता, मान लो अगर ये सीधा होता, तो ये इतना जो है इसमें आप कह सकते हो कि डेल्टा एल कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, ये सिकुड़ जाता है। अगर ये खुला हुआ होता ना, ये खुला हुआ होता तो इसमें डेल्टा एल थर्मल कॉन्ट्रैक्शन आ जाता, इतना इसमें थर्मल कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो बंधा हुआ है। अगर बंधा हुआ तो इसमें टेंशन डेवलप हो रहा होगा, ऐसा मतलब जो चाह रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा क्या हो? कॉन्ट्रैक्ट। अगर इस टेंशन का वैल्यू इस वायर की स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाएगा तो ये तार टूट जाएगा, और इसके अंदर जो डेवलप होने वाला टेंशन है वो इसकी स्ट्रेंथ से कम है तो तार रहेगा। रिपीट तो कैसे हो गया? नहीं तो सुन रहा है। अगर इसके अंदर ये जो टेंशन डेवलप हो रहा है, ये जो टेंशन इस वायर की जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा है तो ये तार टूट जाएगा।
और अगर ये जो टेंशन इसके अंदर अब डेवलप हो रहा है वो टेंशन इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से कम है तो आप टूटेगा नहीं, लेकिन टेंशन तो रहेगा। मतलब टेंशन तो आने वाला है अगर आपने वायर को क्लैंप कर दिया और आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो। टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो लंबाई बढ़ेगी तो तार झूलने लग जाएगा तो तार टाइट नहीं हो रहा, टाइट जो वायर है वो जस्ट लूज ही है, और लूज वायर में कभी भी टेंशन नहीं आ सकती। तो टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करोगे, इफ यू आर हैविंग अ वायर और रॉड, वायर है आपके पास तो वायर तो झूलने लग गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जैसे ही आप इसका टेम्परेचर कम करोगे इसके अंदर टेंडेंसी आएगी थर्मल कॉन्ट्रैक्शन की। ये अपने आप लेंथ को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा बाय द अमाउंट ऑफ डेल्टा एल, और आपको पता है ये डेल्टा एल बाय एल कितना होगा, डेल्टा एल बाय एल अल्फा डेल्टा टी आया ना, मैं आपको पहले बता चुका हूं। डेल्टा एल कितना होता है, एल अल्फा डेल्टा टी होता है, तो फ्रॉम हियर डेल्टा एल बाय एल कितना आ जाएगा, अल्फा डेल्टा टी। मानो या ना मानो डेल्टा एल बाय एल ये क्या है, चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल लेंथ, दिस इज अ फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ। इलास्टिसिटी की भाषा में अगर आपने इलास्टिसिटी पढ़ी होती, दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आया ना। अगर आपने इलास्टिसिटी पढ़ी होती तो आप देख के ही चिल्ला देते, अरे सर ये तो जानी पहचानी चीज है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये क्या है, बच्चे को पता होता है हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है कि विद इन अ सर्टेन लिमिट, अप टू द सर्टेन लिमिट, और आप ऐसा कह सकते हो व्हेन द डिफॉर्मेशन इज वेरी स्मॉल देन स्ट्रेस डेवलप इन अ बॉडी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। मैं ये पढ़ा तो रहा हूं लेकिन मुझे लग रहा है कि भैंस के आगे भी नहीं बजा रहा। आप लोगों ने स्ट्रेन इलास्टिसिटी पढ़ी नहीं है, तो जब भी आप स्ट्रेस को इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाओगे, इसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये आ गया स्ट्रेन। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीन टाइप का होता है, एक यंग्स मॉडुलस होता है, एक क्या होता है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और एक होता है आपका बल्क मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस एसोसिएटेड होता है नॉर्मल स्ट्रेस से एसोसिएटेड होता है। जब भी बॉडी में नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होती है तो बॉडी के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आती है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज bulk modulus. This is the Young's modulus, modulus of rigidity, bulk modulus. This is associated with the shear stress, or tangential stress. और जब किसी बॉडी के अंदर shear stress या tangential stress डेवलप होती है तो उस बॉडी के अंदर shear strain आती है। क्या आती है? shear strain. This is associated with the pressure. और जब भी किसी बॉडी के अंदर आप प्रेशर डेवलप करोगे तो बॉडी के अंदर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आती है। बॉडी के अंदर क्या आती है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आती है। तो अभी हमारे पास सिर्फ ये काम का है, हम ये सिर्फ पढ़ने वाले हैं। तो यंग्स मॉडुलस क्या होगा? यंग्स मॉडुलस आपने कहा सर ये जो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और अगर मैं इसको और अगर थोड़ा सा मोर प्रिसाइजली बात करूं, दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगी? फोर्स पर यूनिट एरिया F/A। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगी? डेल्टा L/L। तो यहां से आप लिख सकते हो F/A। डेल्टा L/L का वैल्यू कितना है? अल्फा डेल्टा टी। तो यहां से ये फोर्स कितना आ जाएगा? फोर्स जो कि टेंशन के बराबर है, जो कि किसके बराबर है? ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है जो बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है, इसी के वजह से स्ट्रेस आ रही है। ये आ जाएगा गामा A डेल्टा टी। कितना ही इसके अंदर टेंशन आ रहा होगा, कितना? गामा A बाय A डेल्टा टी। दिस इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर। यंग्स मॉडुलस समझ में आया कि सब ऊपर से गया? आगे समझ में आया कि नहीं आया? मैं बाउंसर थर्मल स्ट्रेस भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा क्योंकि आप इलास्टिसिटी पढ़े हुए नहीं हो तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। बट दिस इज हाउ वी डू दिस। ये आ गया इसके अंदर स्ट्रेन, टेंशन कितना डेवलप होगा। ये एरिया है, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो सर्कुलर होता है, वो होगा पाई
आर स्क्वायर या फिर 5d स्क्वायर बाई 4 अगर आपको डायमीटर दिया हुआ है वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर नहीं होगा। वायर का ये जो मार्कर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर नहीं है। बात कर ले थोड़ी सी बच्चों से। क्यों बच्चों समझ में आया कि नहीं आया तिवारी जी? थोड़ा थोड़ा आया। ब्लर दिख रहा है तो बेटी आप बोले हैं कि ऑफलाइन आ जाओ। अब ब्लर आ रहा है। कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है, थोड़ा बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। जितना कष्ट भोगोगे उतने ही मजबूत बनोगे। इतनी सी ठंड के मारे आप बाहर नहीं निकल रहे तो याद करो उन देश के वीर जवानों को जो सियाचिन में बंदूक थामे खड़े हैं। -55 डिग्री का सेंटीग्रेड है, 8 फुट की बर्फ जमी हुई है और उनकी उंगलियां ट्रिगर के ऊपर है और नीचे की तरफ पाकिस्तान की तरफ देख उनको पैसे मिलते हैं। पैसे मरने के किसी को नहीं मिलते भैया, सबको अपनी ड्यूटी करने के लिए मिलते हैं। अगर आप अपनी जिम्मेदारी से ऐसे पीछे हटोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। गामा कहाँ है? ये यंग्स मॉडुलस है। गामा होता है ऐसा, ये गामा है और ये यंग्स मॉडुलस है। ये यंग्स मॉडुलस है। सर आज के नोट्स भेज देना। हाँ हाँ भेज देंगे, सब हम ही कर देंगे। और बोलो। रिकॉर्डिंग भी भेज देना। हाँ हाँ पेपर भी हम दे दें सही मेंस का। क्यों भाई साहब? घर आके तुम्हारे नोट्स भी लिख जाए और हुक्म फरमाइए ना गुरुदेव, और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? पेपर भी देते हैं। कुछ और काम हो, घर में बर्तन वगैरह पड़े हो, पूरी बता दो, मान जाएंगे। इतना ही हुआ। ज्यादा हो गया ये तो। ज्यादा शुरुआत किसने की थी? जाता है जितना कंफर्ट जोन में जाओगे ना बेटा उतना खुद ही आप अपने सर आपकी बात 2 मिनट पढ़ाई को ना, ये जो पढ़ाई है विद्या है इसको तपस्या कहा गया है, तप कहा गया है। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, स्ट्रेस से डेवलप आ गया। एक कहानी सुनाता हूँ आपको। सर एक बात बोलूं सर? क्या कह रहे हो? बोर हो जाएंगे तो। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए कहानी को। नहीं है जो भी था। इसको सर क्या लगा ऊपर ऐसे चीज ये टॉपिक स्ट्रेस इसके बगल में शियर शियर टेंडेंसी रिफ्लेक्स इसको वापस से सब तो रिकॉर्डिंग करते ही चाहिए सर। मोबाइल नहीं है सर, मोबाइल नहीं है। कितना देर लगाओगे यार? 3 सेकंड में नहीं लिख पाए। स्टार्ट करेगा कुछ नहीं है जाता है सही से नहीं। सर F इक्वल टू यंग्स मॉडुलस A क्या है? ये समझ में आया? टेंशन लेना क्लैंप लगाया। कभी कभी क्या पूछता है कभी कभी पूछता है इसको पूरे को रफ कर दीजिए।
सर हाँ जी, पाई आर स्क्वायर लगाना है हाँ एरिया तो पाई आर और स्क्वायर उसके सर पाई डी की पावर 2 अपॉन 4 इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लिख दिया, उसमें क्या लिखा है? एरिया क्या होगा सर्कुलर पाई आर स्क्वायर, रेडियस को क्या डी बाई 2 यहाँ रखो पाई डी स्क्वायर बाई 4। अच्छा स्क्वायर नहीं कर पा रहे हम लोग दो का सर वो उल्टे सूत्र में है डी 2 आ जाएगा एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यहीं से पूछता है नॉर्मल फोर्स बिटवीन रॉड एंड बॉल। बहुत ध्यान से देखो, नॉर्मल फोर्स बिटवीन रॉड एंड बॉल। मान लो ऐसा कुछ कहानी है, ये दीवार है और इस दीवार के दोनों दीवार के एंड के बीच में एक रॉड लगी हुई और ये रॉड एकदम फिक्स है, इस तरह से फिक्स है कि ये नीचे नहीं गिर रही, मतलब फंसा रखी है एक दीवार और इन दीवार के दो दीवार के बीच में इस रॉड को एग्जैक्टली फंसा रखा है। जितना सेपरेशन है ना, जितना इनका सेपरेशन है उतनी ही लेंथ की रॉड है, ऐसा कुछ है। मान लो इसका लेंथ L है और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को आपने S मान लिया। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको आपने क्या मान लिया, A मान लिया। क्या मान लिया? A मान लिया। अब ये पूरा सिस्टम एज इट इज है T टेंपरेचर, इस पे है टेंपरेचर T पे, ये एज इट इज है, मतलब दीवार के बीच में रॉड रखी हुई है, टेंपरेचर T है, एग्जैक्टली फिट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लो अगर आप इसका टेंपरेचर को डिक्रीज करते हो, क्या करते हो? टेंपरेचर को डिक्रीज बाय डेल्टा। टेंपरेचर को डिक्रीज करोगे तो बेटा लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी? बढ़ जाएगी। टेंपरेचर को डिक्रीज किया लेंथ घटी, रॉड नीचे गिर गई। टेंपरेचर को डिक्रीज किया रॉड की लेंथ कम हुई, एग्जैक्टली फंसी हुई थी, यानी कि जितना सेपरेशन बिटवीन द बॉल था उतना ही एग्जैक्टली लेंथ था रॉड का। टेंपरेचर को डिक्रीज किया, टेंपरेचर डिक्रीज हुआ, रॉड की लेंथ डिक्रीज हुई, फट से नीचे। तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिक्कत कब आएगी? मैंने कहा टेंपरेचर बढ़ाएं तब क्या होगा? टेंपरेचर बढ़ाएं तब क्या होगा? अब देखो टेंपरेचर बढ़ेगा तो रॉड के अंदर क्या आएगा? थर्मल एक्सपांशन आएगा। रॉड क्या लगाएगी? पुशिंग फोर्स लगाएगी ऑन द बोथ एंड ऑफ द बॉल उसको पुश करेगी, तो नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा रॉड के इधर नॉर्मल फोर्स आएगा। आया ना? हाँ, बोलना पड़ेगा। अगर ये रॉड फ्री होती तो ये थर्मल एक्सपांड होती, कितना डेल्टा है। अगर ये रॉड फ्री होती तो रॉड के अंदर क्या आता? थर्मल एक्सपांशन आता, कितना डेल्टा है, और वो डेल्टा L बाई L कितना होता? अल्फा डेल्टा T। कितना होता? अल्फा डेल्टा T। और बच्चे को पता है डेल्टा L बाई L, दिस इज चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल लेंथ। आया ना? दिस इज चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल लेंथ। सिर्फ निगाहों से देखो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कहीं ना कहीं ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर आपने इलास्टिसिटी पढ़ी होती तो आप तक चिल्लाए भी होते, सर ये तो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नॉर्मल क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, इसी को क्या कहते हैं? नॉर्मल फोर्स विद रिस्पेक्ट टू द एरिया, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बॉडी के अंदर क्या डेवलप हो रही है? नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हो रही है। तो अब अगर आप इसका यंग्स मॉडुलस डिफाइन करो तो यंग्स मॉडुलस होगा नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल एरिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो यंग्स मॉडुलस बाय ये नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगी? नॉर्मल स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है? डेल्टा L बाय L। तो दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। डेल्टा L बाय L का वैल्यू सीधा क्या है? अल्फा डेल्टा T। तो ये इसके अंदर फोर्स कितना डेवलप हो रहा है? इसके अंदर आपने कहा n फोर्स डेवलप हो रहा है। वो फोर्स का वैल्यू क्या है? वो एग्जैक्टली इक्वल है नॉर्मल
रिएक्शन के, तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा, A अल्फा डेल्टा T। दिस इज द नॉर्मल which is exerted by the rod on the ball। बात समझ में आई बात समझ में? लिख लेते हैं। Yes, sir. बात समझ में आई? आया कि नहीं आया? एक और बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर जेईई में अब तक क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए इस सीट इन सीटों पे डिस्कशन कौन करेगा? मैं करूंगा, कौन करेगा? हाँ क्लास हम लोग एरर की भी है सर, एरर की आप लोग भी क्वेश्चन भी है। अभी मेरी क्लास में पूछो, क्वेश्चन करके लाया और पूछो। इससे बहुत बढ़िया। यस सर। हम पढ़ा रहे हैं तो अभी डिस्कस कराएंगे कौन कौन सी ऑफलाइन मेरा सर स्पेशल आ रहा है। ऑनली ऑफलाइन में आज ही डिस्कशन हुआ था। ऑफलाइन में आज ही होगा क्लास का। रफ करें। अभी नहीं करो। ये भाई ना यही समझ में आया। मैं इसमें डाउट हो गया। मुझे करा मुझे आता क्यों रफ करें। यस सर। ना एक्सपांशन का दो टाइप का होता है, छोटी सी बात है ऐसे तो। एक होता है आइसोट्रोपिक एक्सपांशन, आइसोट्रोपिक एक्सपांशन, और एक होता है एनाइसोट्रोपिक एक्सपांशन। आइसोट्रोपिक एक्सपांशन और एनाइसोट्रोपिक एक्सपांशन। सीधे सीधे शब्दों में बोला जाए तो आइसोट्रोपिक एक्सपांशन एक ऐसा एक्सपांशन होता है which is uniform in all the direction, which is uniform in all the direction, which is uniform, which is uniform in all the direction, in all the direction। और एनाइसोट्रोपिक एक्सपांशन एक ऐसा एक्सपांशन होता है जो कि डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है, मतलब हर डायरेक्शन में एग्जैक्टली सेम एक्सपांशन नहीं हो रहा है, which is direction dependent, which is direction dependent, dependent। अगर हम इसमें बात करें, जैसे आपके पास कोई सॉलिड क्यूब है, क्या है? सॉलिड क्यूब है, कोई भी एक सॉलिड क्यूब है, तो सॉलिड क्यूब में अगर आप उसको
हीटेड अप करते हो, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो उसकी जो लेंथ बढ़ेगी along x axis, along y axis, along z axis, एग्जैक्टली सेम बढ़ेगी। जितना एक्सपांशन x एक्सिस में होगा उतना ही एक्सपांशन y एक्सिस में होगा, उतना ही एक्सपांशन z एक्सिस में होगा। अगर आपके पास एक सॉलिड क्यूब है और इस सॉलिड क्यूब का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है बाय डेल्टा t, तो इसके अंदर जो एक्सपांशन आएगा, इसके अंदर जो एक्सपांशन आएगा, that expansion is same in x, y and z axis। तो आप ऐसा कह सकते हो कि यहां से जो कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन होगा that will be exactly equal to the 3 अल्फा। एनिसोट्रोपिक एक्सपांशन में अगर आप बात करते हो तो कोई भी मतलब से सपोज कोई भी फॉर अ बॉडी, जैसे हम ग्रेफाइट की बात करते हैं, फॉर ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट के लिए दो डायरेक्शन में इन टू डायरेक्शन एक्सपांशन सेम रहता है, एक डायरेक्शन में एक्सपांशन डिफरेंट रहता है। वन डायरेक्शन एक्सपांशन, दो डायरेक्शन में तो एक्सपांशन सेम, एक डायरेक्शन में एक्सपांशन अलग होता है। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है, प्रैक्टिकली साइंटिस्ट ने देखा, ग्रेफाइट को उन्होंने हीटेड अप किया, तो जैसे जैसे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चरली लेंथ देखा, तो एक डायरेक्शन के अलावा लेंथ अलग अलग चेंज हो रही है, यूनिफॉर्मली एक्सपांशन नहीं हो रहा। यानी कि अगर अलग एक एक्सिस चेक किया तो दूसरी एक्सिस जो भी बाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तो दो एक्सिस में तो एक्सपांशन सेम आ रहा था, एक एक्सिस में एक्सपांशन अलग आ रहा था। इसके लिए अगर आप गामा डिफाइन करते हो, दैट विल बी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। तो जिन दो का सेम है उनको आप अल्फा मान लो, तो अल्फा 2 अगर आप इनको सेम मानते हो, अगर इन दो का सेम है, तो ये आप ऐसा कह सकते हो अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 अल्फा। तो जनरली आप डिफाइन करोगे एनिसोट्रोपिक के लिए जो गामा होता है वो होता है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, हमेशा याद रखना। और आइसोट्रोपिक के लिए आप अल्फा को डिफाइन करोगे 3 गामा। इतना सा कॉन्सेप्ट है। ये ग्रेफाइट स्ट्रक्चर की मैंने बात की, मटेरियल साइंस में पढ़ोगे ऐसा। अभी आप आगे इंजीनियरिंग करोगे तो पढ़ो। ग्रेफाइट के लिए होता है। हाँ, ग्रेफाइट के लिए होता है। अगर क्वेश्चन में आइसोट्रोपिक दिया तो गामा को सीधा 3 अल्फा मानना है, एनिसोट्रोपिक दिया तो गामा को मानना है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। अगर ऐसा कह रहा है कि इन दो डायरेक्शन में थर्मल एक्सपांशन सेम है, तो एक का देगा वो, तो उसी को ट्वाइस कर देना है, उसी को क्या कर देना है, ट्वाइस कर देना है। ये था इसका कांसेप्ट पूरा समझाने का। बात समझ में आई? एक क्वेश्चन क्या कह रहे हो बेटे? तो सीट में तो ये टॉपिक है ही नहीं है। सीट में तो बेटा बहुत कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या पढ़ाए नहीं? तुम तो क्वेश्चन लेके आ जाओगे, जेईई में क्वेश्चन आया सीधा, एक ऑफिसर आपने बताया है तो तुम क्या सीट खोल के बैठे हो? देख रहा था, रिव्यू कर रहा था। पहले बेटा यही देख लो, बाद में देख लेना। चेक कर रहा था सर, वहाँ चेक कर लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे को चेक करा सर, हम सीट की थ्योरी भी पढ़ते हैं ना। हाँ बेटा, खूब पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक और कॉन्सेप्ट जो अक्सर जेईई और नीट के एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, वो आता है रेफरेंस को। रफ कर दो मैं। वैसे इसको आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे अगर आप सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करोगे, तो एक सब्जेक्ट चलेगा आपके पैरेलल मटेरियल साइंस, बहुत पढ़ने वाले हो। आयरन के ऊपर, ग्रेफाइट के ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर, सारी मटेरियल के ऊपर आप बहुत डिटेल पढ़ोगे अभी, लेकिन वो सब हमारे कोर्स में नहीं है।
एक छोटा सा टॉपिक जहां से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, वो है डिफरेंशियल। बहुत सारे हमने छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, तो इन सबको आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल से ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डिफरेंशियल एक्सपांशन, ये तो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। जब आप पीवाईक्यू करोगे तो आपको समझ में आएगा इसकी महत्वता क्या है। डिफरेंशियल एक्सपांशन ऑफ टू रॉड, डिफरेंशियल एक्सपांशन ऑफ ऑफ रहता है ये। मान लो, पहले समझ लो, अगर समझ में आए तो कहानी बताओ। डिफरेंशियल एक्सपांशन ऑफ टू रॉड, आपके पास एक रॉड है, ये रॉड है, इसका ये एंड फिक्स है, इसके ऊपर एक और रॉड रखी है, इसके ऊपर एक और रॉड रखी है। इसकी रॉड की लेंथ को मैंने बोला L1, इस रॉड की लेंथ को मैंने बोला L2। ये दोनों रॉड के फिक्स एंड है और ये T टेम्परेचर पे पूरा सिस्टम, T टेम्परेचर पे पूरा सिस्टम। पहले समझ लो, अगर ये पूरा समझ में आ जाएगा तो दिक्कत ही नहीं है कोई। क्या समझाना चाह रहा हूं, दो रॉड है, एक के ऊपर एक रखी हुई है, इसकी लेंथ को मैंने L2 बोला, इसकी लेंथ को मैंने L1 बोला, इसकी लेंथ को मैंने क्या बोला L1। तो इनके फ्री एंड के बीच का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इन लेंथ, difference in length between two rod from the free end, from free end, ये S कितना है S, और ये कितना होगा L2 माइनस L2 माइनस। क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, अगर इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन अल्फा 2 हो, इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन अल्फा 1 हो, इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन अल्फा 1 हो, इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन अल्फा 2 हो। आप अगर इसका टेंपरेचर इंक्रीज कर रहे हो, अगर आप इसके टेंपरेचर को इंक्रीज कर रहे हो बाय डेल्टा टी, अगर आप इसके टेंपरेचर को इंक्रीज कर रहे हो बाय डेल्टा टी, तो कहानी क्या होगी बेटा, इस जो रॉड है इसकी लेंथ कुछ ऐसी हो जाएगी L2 फाइनल, इसकी क्या हो जाएगी L1 फाइनल, मतलब फाइनल। ये जो डिफरेंस बनेगा, अब ये डिफरेंस क्या आ जाएगा S डैश, क्या आ जाएगा S डैश। और अगर ये S डैश L2 फाइनल माइनस L1 फाइनल है, और कंडीशन ये दी जाए कि ये जो S डैश है ना, S के बराबर उतना ही हो जितना पहले था, तो किसी एक रॉड में एक्सपांशन क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो बेटा इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है, इसको प्रूफ करके बताऊं क्या, तो प्रूफ देखो, L2 फाइनल कितना होगा, L2 फाइनल होगा L2 into 1 plus अल्फा 2 डेल्टा टी। L1 फाइनल कितना होगा, L1 1 plus अल्फा 1 डेल्टा टी। S2 S डैश कितना होगा, L2 1 plus अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस L1 1 plus अल्फा 1 डेल्टा टी। वैल्यू पुट किया, कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट किया और कुछ भी नहीं किया। अगर आप इस L2 को अंदर मल्टीप्लाई कराते हो, तो ये हो जाएगा L2 प्लस अल्फा 2 L2 डेल्टा टी माइनस L1 माइनस अल्फा L1 अल्फा 1 डेल्टा टी। इन दोनों टर्म को साथ साथ लिख लिया, L2 माइनस L1 लिख लिया, प्लस
प्लस अल्फा 2 L2 डेल्टा T माइनस अल्फा 1 L1 डेल्टा T। ये आपको क्या मिल गया बेटा? S डैश। क्या मिल गया? S डैश मिल गया। बात समझ में आएगी नहीं है? बात समझ में आएगी नहीं है? अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि ये S डैश मतलब थर्मल एक्सपांशन के बाद जो इनका डिफरेंस है बिटवीन टू रॉड ये एग्जैक्टली सेम है जितना उनके बीच में पहले था। अगर ये S डैश बराबर हो S के, F डैश का वैल्यू क्या है? ये F डैश है। F डैश क्या है? L2 माइनस L1 प्लस अल्फा 2 L2 माइनस अल्फा 1 L1 डेल्टा T इक्वल टू L2 माइनस L1। S का वैल्यू कितना है? L2 माइनस L1। इसको मैंने इधर भेजा, इस वाले टर्म को मैंने इधर भेजा, तो अल्फा 2 L2 माइनस अल्फा 1 L1 इनटू डेल्टा T इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। A डॉट B 0 है तो या तो A 0 होगा या B 0 होगा, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। अल्फा 2 L2 माइनस अल्फा 1 L1 इनटू डेल्टा T इक्वल टू 0, तो डेल्टा T तो 0 नहीं है, डेल्टा T तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, तभी तो ये एक्सपेंशन आया है। तो डेल्टा T नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब अल्फा 2 L2 माइनस अल्फा 1 L1 को क्या बनना पड़ेगा? 0। इसका मतलब अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा 1 L1। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर JMATS। एडवांस में इस तरह का क्वेश्चंस कम पूछते हैं। क्लियर है? फिर ये तो डायरेक्ट ही आ जाता है ना रिजल्ट। क्या कह रहे हो? डायरेक्ट आ जाता ना ये तो। हाँ डायरेक्ट भी आ जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको एक पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। हाँ नहीं समझ में आया? लिख लीजिए फटाफट। सोनू भैया रेजिडेंस की बैकबोन है। बेटा तुम सीट लेते हैं, सबसे बड़ा काम सीट का, सीट के बिना तो मंजूर है। गुड्डू का क्या नाम है? गुड्डू जो आता है, गुड्डू योगेश क्लास ले रहा है कि नहीं ले रहा? अब इसको एक दो क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए इसी से रिलेटेड। बेटा अगर तुम ऐसे फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ऑनलाइन वाले बच्चों फटाफट से स्क्रीनशॉट लो बेटा, मैं इसको रफ करने वाला हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिया बच्चों? चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ बेटा सही बोला। एक क्वेश्चन लिखिए। लिखिए द लेंथ ऑफ स्टील रॉड, तो यार बताओ कैसे हो? नोट करने में टाइम तो लगेगा। जल्दी वो मैंने आ गया बस 1 मिनट डायग्राम बनाओ। देखिए द लेंथ ऑफ स्टील रॉड which have same difference in length with the copper rod of length. I repeat the question. The length of steel थोड़ा rod, धीरे बोलो।
the length of steel rod which have same difference in length, with a copper rod of length 24 centimeter at all the temperature. सर रिपीट करना. I repeat once again. थोड़ा सुनिए. The length of steel rod which have same difference in length with a copper rod of length 24 centimeter of length 24 centimeter at all the temperature. 24 centimeter at all the temperature. If alpha copper equal to 18 into 10 की power minus 6 Kelvin inverse और alpha aluminium equal to 12 into 10 की power minus 6 Kelvin inverse. If alpha copper का रॉड बोला था कि मैंने स्टील का बोला था? एल्यूमिनियम की स्टील. तो ये कॉपर का है, ये स्टील का है. कॉपर का अल्फा है बेटा 18 into 10 की पावर minus 6 केल्विन इनवर्स और स्टील का है 12 into 10 की पावर minus 6 केल्विन इनवर्स. अगर डिफरेंस इन लेंथ सेम है तो सीधा लगाइए अल्फा 1 L1 इक्वल टू अल्फा 2 L2. अल्फा 1 यानी कि अल्फा कॉपर इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉपर, दैट विल बी अल्फा स्टील इनटू लेंथ ऑफ स्टील. तो अल्फा कॉपर कितना दिया है 18 into 10 की पावर 6 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर. स्टील का कितना दिया है 12 into 10 की पावर minus 6 लेंथ ऑफ स्टील. तो 10 की पावर minus 6 से 10 की पावर minus 6 12 से कितना 2, लेंथ ऑफ स्टील कितना आ गया 36 सेंटीमीटर. पूरा क्वेश्चन में बोला क्या करना पड़ेगा. लेंथ पूछा था, लेंथ ऑफ बात समझ में आई. एक और क्वेश्चन लिखिए. क्वेश्चन समझ में आया? रफ करें. हाँ बच्चों रफ करें. ऑनलाइन वाले बच्चों लिख लिया? आप लोग से स्क्रीनशॉट ले ही रहे. ले लीजिए स्क्रीनशॉट. लगा आ रहा है बेटा हम क्या करें, ब्लर आ रहा है मजा. सही है. क्यों बेटे ब्लर आ रहा है? अगला क्वेश्चन नहीं. अब कॉपर रॉड. अगला क्वेश्चन लिखिए. A copper rod of 88 centimeter. A copper rod of 88 centimeter. A copper rod of 88 centimeter and an aluminium rod of unknown length. Copper rod 88 centimeter and aluminium rod of unknown length have their increase in length independent of increase in temperature. Have their increase in length independent of increase in temperature. Then find the length of aluminium rod if
फाइंड द लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड इज इफ अल्फा इसका है 1.7 into 10 की पावर -5 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स और अल्फा एल्यूमिनियम का है 2.22 into 10 की पावर -5 डिग्री सेंटीग्रेड -1। ये नीट में आया था 2019 में। हाँ एमसीक्यू है। ऑप्शन दें क्या? ऑप्शन दें? 68 इसने गूगल किया, फटाफट बता। 68 68 सेंटीमीटर की मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। खुश हुआ गब्बर? सेंटीमीटर चल सीधा आप लिख सकते हो। अगर इंक्रीज इन लेंथ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज सेम इंक्रीमेंट एट ऑल द टेम्परेचर डिफरेंस। तो आप अल्फा Cu इक्वल टू एल Cu इक्वल टू अल्फा एल्यूमिनियम एक स्टील है तो लेंथ एल्यूमिनियम अल्फा Cu कितना दिया है 1.7 into 10 की पावर -5। इसका कितना दिया है 88। ये कितना आ जाएगा 2.2 into 10 की पावर -5 और ये कितना है ये तो निकालना है 10 की पावर -5 से 10 की पावर -5 कैसे क्या तो ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल 22 से कैंसिल हो गया 4 17 into 4 68 सेंटीमीटर। दिस इज द एंड ऑफ एल्यूमिनियम। ये था डिफरेंशियल एक्सपेंशन इन टू रॉड। बात समझ में आई? क्या आप सबको क्लियर है? एक क्वेश्चन और कर लिया जाए कल के वाले क्वेश्चन। अच्छा एक कल का क्वेश्चन और रह गया है। अगर कल पे भैया हमको परमिशन दे देते हैं तो हम एक क्वेश्चन और करा देंगे क्योंकि उनको भी जाना पड़ेगा। कल मेरी क्लास रहेगी। कल अगर आप लोग संडे को कल आपकी क्लास है क्या? यस सर। चलो कल देखते हैं है ना। आंसर बता दीजिए। Record